गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। टुडे नाउ डिस्कसिंग द पार्ट्स 4 ऑन द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी। आपको फर्स्ट पार्ट में पता लगा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पार्ट्स पढ़ा और फोर्थ पार्ट्स में हम क्या रीड करेंगे? फोर्थ पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि जो बाइपोलरिटी है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, अर्थात उसके बेनिफिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या है। मेरिट और डिमेरिट्स आपको पता है सबके क्या है, अगर कोई भी कार्य होगा उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होंगे, अर्थात गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। सबसे पहले उसने जो टॉपिक दिया था, जो इसका बेनिफिट था, शांति स्थापना में सहायक क्या था। उसने क्या था, विश्व की आंतरिक शांति व्यवस्था को स्थापना करने में भी सहायक रहा। बाइपोलरिटी द्विध्रुवीयकरण विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि विश्व में जो संघर्ष उत्पन्न होता है वह केवल दो गुटों तक ही रहता है। इससे विश्व में शांति का वातावरण बना रहता है। द्विध्रुवीय बाइपोलरिटी क्या है? द्विध्रुवीय, दो ध्रुवीय पावर। उसने क्या कहा कि विश्व के अंदर जितना भी संघर्ष उत्पन्न होता है, अर्थात दो गुट रहते हैं और आपस में क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे विश्व में शांति की व्यवस्था बनाए रखते हैं। शांति में भी समानता, शांति में समानता नहीं होना चाहिए, ये गलती है बुक में, आप इसको करें। शक्ति में समानता क्या आना चाहिए? शक्ति में समानता, अर्थात इक्वालिटी इन पावर क्या आना चाहिए बेटा? अर्थात शक्ति के अंदर भी समानता का प्रावधान दिया गया है। दोनों गुटों की शक्तियां समान रहती है, अर्थात दोनों ही गुट शक्तिशाली होते हैं और उससे इसमें क्या होती है, समानता बनी रहती है। तीसरा क्या होता है, संबंधों के अंदर प्रगता, स्ट्रेंथिंग रिलेशन। एक बेनिफिट्स क्या है, दोनों के आपस में रिलेशन को मजबूत करना। ध्रुवीय व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय, जो तनाव है मानसिक उसको कम करने में भी सहायक होती है, जिससे क्या होगा कि जितने भी हमारे रिलेशन है वो क्या होंगे, स्ट्रोंग होंगे। अब क्या होता है, विचारधाराओं का प्रोत्साहन, इनकोरेजमेंट टू अप्रोचेज। जितनी भी विचारधाराएं हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था में, विचारधाराएं, आइडियोलॉजी, पहले आपने पढ़ा सिंगल आइडियोलॉजी, तो विचारधाराओं को भी महत्व दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका में, हम यूएसए में लेते हैं, जैसे कि उसने एग्जांपल किसका दिया विचारधारा में, यूएसए का। अमेरिका में क्या है, कैपिटलिज्म। यूएसए किसको प्रोत्साहित करता है, पूंजीवाद को प्रोत्साहित करता है, पूंजीवादी लोगों को। और यूएसएसआर किसको करता है, कौन सी विचारधारा है, कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधारा है। इसलिए वो दोनों विचारधारा को प्रोत्साहन, यूएसए कैपिटलिज्म को प्रोत्साहित करता है और यूएसएसआर जो रूस है साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। इसके ये मेन बेनिफिट्स थे। अब इसके कुछ डिमेरिट्स दिए गए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से आगे होगा और इस लेसन का शायद ये लास्ट टॉपिक बनेगा। अब जब किसी के गुण हैं, कुछ अवगुण भी हैं, कुछ प्रॉफिट है तो कुछ हानि भी हुआ होगा। तो लॉस पढ़ते हैं, डिमेरिट्स ऑफ द बाइपोलरिटी की हानियां क्या था। युद्ध का वातावरण, युद्ध का वातावरण क्या था, जिस समय एंड ऑफ बाइपोलरिटी हो रहा था तो लॉस क्या था, हानि क्या हो रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था युद्ध का वातावरण। ध्रुवीयकरण में विश्व में सदैव युद्ध का वातावरण बना रहता था। लोगों को रहता था कि पता नहीं क्या होगा, देशों को, दो सुपर पावर लड़ रही हैं आपस में। अमेरिका और सोवियत संघ नामक दोनों गुट प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित थे। दोनों का उद्देश्य सदैव क्या था, दोनों का जो उद्देश्य रहता था, किस किस का, कोई बच्चा बताएगा किस किस का उद्देश्य, किस किस का था, सुपर पावर कौन कौन सी थी, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों का उद्देश्य क्या था, एक दूसरे को हानि पहुंचवाना।
इससे विश्व के कभी भी युद्ध होने का, इसमें क्या होता था, उनको यह डर बना रहता था, क्या पता कब युद्ध हो जाए, विश्व में कब युद्ध हो जाए। दूसरा क्या है, शस्त्र निर्माण पर बल देना, इम्फेसिस ऑफ द आर्मेंट मेकिंग, कि शस्त्र इस व्यवस्था में सशस्त्रीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने लगे, लगातार शस्त्र निर्माण कर रहे थे। इससे क्या हुआ, धन की हानि होने लगी, क्योंकि जो धन जन कल्याण के लिए खर्च किया गया था वह किस पर खर्च होने लगा, शस्त्र के निर्माण पर खर्च होने लगा। और वह केवल क्या हो गया, इससे क्या था, शस्त्र निर्माण पर खर्च होने से एक विनाश की क्रिया दिखने लगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव क्या हुआ, बढ़ता जा रहा था। टेंशन ऑफ द इंटरनेशनल लेवल, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है उसके ऊपर भी तनाव बढ़ता गया, के कारण वह सदैव तनाव व्यापक रहता था, क्योंकि सदा से ही वहां क्या था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यय बना रहता था। किस चीज का, कहीं दोनों सुपर पावर लड़ना पड़े आपस में, कि कब एक शक्ति दूसरी शक्ति पर आक्रमण कर दे, इस बात का ज्यादा ही संकोच रहता था, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर थी। लोगों के मन में क्या था कि क्या पता कौन सी शक्ति किसके ऊपर, कौन सा देश एक दूसरे से लड़ना पड़े। तीसरा क्या बताया है, अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, वीकनेस ऑफ द इकोनॉमिक्स। वो क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत जिस गति से किसका निर्माण हुआ, शस्त्र का, तो दोनों गुटों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या हो गई, शस्त्र निर्माण के कारण इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर होने लग गई। दोनों गुटों में शामिल अन्य देश भी, जितने भी दोनों गुट में अलग से कोई देश भी शामिल था, वो भी आर्थिक तौर पर क्या हो रहे थे, कमजोर होते रहे थे। इससे विश्व के अंदर क्या हुआ, आर्थिक जो खाद है, खाद उसका भी संकट बढ़ता जा रहा था। यदि इन देशों की अर्थव्यवस्था का अतिरिक्त बोझ था, अब आपने इन लेसन के बारे में पढ़ा कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे, आपने अच्छे से पढ़ लिया। इसके अंदर एक बात बताई थी मैंने आपको, शॉक थेरेपी कल पढ़ी थी आपने, कोई बच्चा बताएगा शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, किसी को पहले हानि पहुंचाकर उसका उपचार करना, आघात हानि पहुंचाकर उसका उपचार करना क्या था, शॉक थेरेपी था। इसके अंदर जो मेन बातें थी आपने डिस्कस कर ली है। इसमें कुछ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको रिप्लाई करता हूं, वो भी अच्छे हैं, पीछे भी क्वेश्चन आए थे, पेपर के अंदर ही बहुत बार आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि एक तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमें आसान है, फुल फॉर्म पूछती जाती है, यूएसए, यूएसएसआर, या पूछ लेते हैं मिखाइल गोर्बेचेव कौन थे। कोई स्टूडेंट बता सकता है हुआ मिखाइल गोर्बेचेव कौन थे, यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे। क्या थे, अंतिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने कौन सी दो नीतियां चलाई थी, कल पढ़ा था, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइक। और 1985 में वो क्या बने, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी बने। अब फुल फॉर्म पूछी जाती है किसकी, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। कई बार देखा होगा आपने, पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहते हैं लोग, बच्चे क्या समझते हैं आसान है बाद में कर लेंगे, लेकिन बात तो बाद में ही रह जाती है। उसके लिए आगे बताया जाता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जो शॉक थेरेपी है उसके दो सिद्धांत थे। जो शॉक थेरेपी है
सिद्धांत कौन कौन से शॉक थेरेपी के? एक तो समझते थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग होनी चाहिए, मुक्त व्यापार। और दूसरा क्या है, जो कैपिटलिज्म लोग है, निजी स्वामित्व के आधार पर इसका आउट होना चाहिए। वो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो शॉक थेरेपी है इसका एक मॉडल तैयार किया गया था, किसने पेश किया था? IMF। और दूसरा क्या था? W बैंक। अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया था, निर्देशित भी किया था। क्या कोई बच्चा बता सकता है वर्तमान समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। अब ये लेसन कंप्लीट होने हुआ हो गया, तो मैं आपके कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर बताने हैं प्लीज। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, बताएं पहले पढ़ा था हमने, देखते हैं आपको कितना समझ आया। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? कब गिराया गया? 1989 इज द राइट आंसर। क्लैप फॉर आवर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। 1989 आप पूछा जाता है। यह भी बताया था कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? सोवियत संघ में कितने गणराज्यों का समूह था? कितने गणराज्यों का समूह था? एंड स्टूडेंट्स आप बताएं कितने गणराज्यों का समूह था सोवियत संघ में? कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम, कुछ क्वेश्चन इस लेसन के सुन रहे हैं। सोवियत संघ में कितने गणराज्यों का समूह था? 15। राइट आंसर, लॉक कर दिया जाए इसको अभी। 15 इज द राइट आंसर। रूसी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो रूसी गणराज्य था उस समय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति पता है किसी को? नहीं, क्या थे बेटा? इसमें मैंने आपको बताया था, रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति थे प्रथम बोरिस येल्त्सिन। क्या था? बोरिस येल्त्सिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA। फट तो आपको पता है ये चैप्टर यहां पर पार्ट 4 तक हो गया। इसके असाइनमेंट्स आपके डिजिटल ऐप पर भेज दिए गए हैं। एंड ऑफ बाइपोलरिटी और जो आपका चैप्टर था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब इसकी जो वीडियो आगे बनाएंगे वो UNO की बनाएंगे। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।